हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर नंबर 2। ओके, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है फेडरलिज्म। इससे पहले हमने अपना चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है, पावर शेयरिंग। आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। सो देख लेते हैं कि आज हमें क्या क्या कवर करना है। इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई फेडरलिज्म होता क्या है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्या है, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेजिडरी पावर, ठीक है, प्रोविजन क्या है स्पेशल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए। देन लैंग्वेज पॉलिसी देखेंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट देखेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन, और लास्ट में डिसेंट्रलाइजेशन देखेंगे, लोकल लोकल रूरल रूरल गवर्नमेंट। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, थर्ड में हम फेडरलिज्म देखेंगे कैसे प्रैक्टिस होता है, लैंग्वेज और पॉलिसी। ओके, ये सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। अर्बन और लोकल स्ट्रक्चर भी हम कवर करेंगे। सो लास्ट में फिर हम माइंड मैप देखेंगे और इस तरह हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सो देखिए, फर्स्ट जो हमारा सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन एंड रिकॉल फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर। ओके, सो फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फेडरलिज्म का डेफिनेशन क्या है। सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ये हमारा डेफिनेशन है और यही आपको लिखना है जब भी फेडरलिज्म की डेफिनेशन पूछी जाए या फेडरलिज्म के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। आपको सबसे पहले फेडरलिज्म की डेफिनेशन लिखनी है। ओके, तो फेडरलिज्म क्या है? बेसिकली अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर डिवाइडेड होती है किस किस के बीच में, सेंटर और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स के बीच में पावर डिवाइडेड होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट क्या हो सकते हैं? स्टेट और लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। मेनली यही है। ओके, तो सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट तो क्या है? बेसिकली एक ऐसा गवर्निंग सिस्टम है जिसमें सेंटर और स्टेट, या फिर आप कह सकते हो सेंटर या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स के बीच में पावर डिवाइडेड होती है। ओके, ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं। अ फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जनरली क्या होता है जब भी हम फेडरेशन की बात करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, हमारे इंडिया में थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। स्टेट है, सेंटर है, फिर स्टेट है, फिर क्या आता है हमारा? लोकल गवर्नमेंट आता है। ठीक है ना, थ्री लेवल है। बट इनिशियली हमारे पास भी टू लेवल था। ये जो थर्ड लेवल है ये 1992 में ऐड होता है। ठीक है ना, जिसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। क्लियर है? देन वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। टू लेवल की गवर्नमेंट होती है। पहली वाली जो होती है वो एंटायर कंट्री के लिए होती है, सेकंड वाली जो होती है वो प्रोविंस के लिए होती है, मतलब स्टेट्स के लिए होती है। ठीक है ना, अब जो पूरे कंट्री के लिए होती है, सेंटर यूनियन गवर्नमेंट, ये क्या करती है? कॉमन नेशनल इंटरेस्ट को डील करती है। ओके, दोज आर द गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब यहाँ पर क्या है? स्टेट है। ओके, अगर आपके क्वेश्चन में प्रोविंस लिखा हुआ आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोविंस का मतलब स्टेट है। और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है वो स्टेट्स के डे टू डे से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है या जो काम है उसको डील करती है। ओके, और दोनों ही अपने अपने लेवल पे जो इंडिपेंडेंस है वो एंजॉय करते हैं, कोई किसी का सबऑर्डिनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में देखिए क्या है? फेडरेशन आर कॉन्ट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। कहते हैं जो फेडरेशन है वो कॉन्ट्रास्ट करता है यूनिटरी गवर्नमेंट के साथ। ठीक है ना, फेडरेशन अलग है और यूनिटरी गवर्नमेंट अलग है, इसीलिए आप देखेंगे दोनों अलग अलग है, कॉन्ट्रास्ट में है, दोनों इक्वल नहीं है। अंडर द यूनिटरी सिस्टम either there is only one level of government या फिर सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट। अब देखो हमने क्या क्या बोला कि भाई फेडरल में तो क्या है? फेडरल सिस्टम में क्या है? सेंटर और स्टेट दोनों ही क्या है? इंडिपेंडेंट है अपने अपने एरिया में, अपने अपने जो सब्जेक्ट्स है उसमें कोई किसी का सबऑर्डिनेशन नहीं है। बट यूनिटरी में क्या होता है? यूनिटरी गवर्नमेंट में या तो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है फेडरल में, और हमने क्या पढ़ा? दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है। बट यूनिटरी में कहते हैं वन लेवल की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, या फिर जो सब यूनिट्स होती है गवर्नमेंट की वो सबऑर्डिनेशन में होती है सेंटर के। मतलब फेडरल में दोनों इंडिपेंडेंट है, दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट है, सबके पास अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पावर है। बट यूनिटरी में सब कुछ सेंट्रलाइज है। जो सब यूनिट्स होंगी, जो सब यूनिट्स होंगी, स्टेट्स होंगी, वो सबऑर्डिनेशन में होंगी सेंटर के, और मेजर पावर जो है वो सेंटर के पास होगा या फिर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही होगा। ओके, चलिए की फीचर्स देख लेते हैं फेडरलिज्म की। देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में थ्री टियर ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड वाली जो है वो कब ऐड हुई है? 1992 के अंदर। क्लियर है? थर्ड टियर वाला जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, ये हो गया। दो या दो से ज्यादा लेवल की होगी, वन लेवल की होगी तो वो यूनिटरी हो जाएगी। क्लियर है?
डिफरेंट ईयर ऑफ गवर्नमेंट होता है, डिफरेंट ईयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, ठीक है, बट ईच हैज देयर each tier has its own jurisdiction, specific matter of legislation, taxation and administration. कहते हैं कि भाई मान लीजिए ये कंट्री है, कंट्री के अंदर ये सारे क्या है, सिटीजन है, अब ये स्टेट है, ओके, ये अलग अलग स्टेट है, तो कहते हैं एक तो कंट्री लेवल की गवर्नमेंट हो गई सेंटर, ये जो है स्टेट है, तो ये स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो गई, कंट्री लेवल के जो लॉज बनेंगे वो इस कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट होंगे, स्टेट लेवल के इस स्टेट के अंदर, तो दो बार ये जो सिटीजन है काउंट होगा, एक बार स्टेट के अंदर भी, एक बार कंट्री के अंदर भी। तो कहते हैं कि भाई ये दोनों ही क्या करते हैं, अपने अपने जो स्पेसिफिक मैटर्स हैं उनके ऊपर लेजिस्लेशन बनाते हैं, टैक्सेशन बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, बट ये सेम सिटीजन्स को ही गवर्न कर रहे हैं, ठीक है, अगर नेशनल लेवल का कोई लॉ बन रहा है वो भी हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, आप जिस रिस्पेक्टिव स्टेट से बिलोंग करते हैं वो जो लॉ बना रहा है वो भी आप ही के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होना है, ठीक है, तो सेम सिटीजन होते हैं जिसको सेंटर भी गवर्न करता है और स्टेट भी गवर्न कर रहा होता है, ओके, तो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई सेम सिटीजन है जिसको सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्न कर रहे हैं, क्लियर है, ओके, बट ये लोग अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पावर के अंदर ही गवर्न करेंगे। थर्ड देखिए क्या बताते हैं, jurisdiction of respective level or the tier of government are specified in the constitution। अब कहते हैं इनका जो jurisdiction है, jurisdiction देखिए दो तरीके का होता है, ठीक है, ये जो jurisdiction है, कहाँ गया ये वाला वर्ड, ये रहा, ओके, ये जो jurisdiction है ये आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है, दो तरह का, एक होता है सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट, और दूसरा आप बोल सकते हो कि एरिया या टेरिटरी जो होती है उसकी वजह, सब्जेक्ट का मतलब कि भाई बैंक हो गया, सब्जेक्ट मतलब ऑन विच सब्जेक्ट यू कैन मेक लॉ, ठीक है, जुरिडिक्शन का मतलब हो गया वो सब्जेक्ट जिसके ऊपर कंट्री, स्टेट, सेंटर लॉ बना सकता है, और दूसरा जुरिडिक्शन का मतलब होता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, कि कितने टेरिटरी के ऊपर आपका अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल सेंटर जो भी लॉ बना रहा है वो क्या है, पूरी कंट्री के ऊपर इंप्लीमेंट होगा, स्टेट जो लॉ बना रहा है वो एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर ही इंप्लीमेंट होगा, ये होता है जुरिडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, ठीक है, और दूसरा सब्जेक्शनल, मान लीजिए कि भाई बैंक है, ओके, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, बैंक हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब किस किस सब्जेक्ट में आता है, नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, तो ये सब सेंटर के पास जाएगा, और जो स्टेट लेवल के होते हैं लाइक पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लैंड हो गया, ये स्टेट के पास आता है, तो स्टेट उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाएगा। सब जुरिडिक्शन का सिंपल सा मतलब है सब्जेक्ट, और टेरिटोरियल से, सब्जेक्ट का मतलब कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर कौन लॉ बना सकता है, टेरिटोरियल मतलब उस टेरिटरी तक उनकी अथॉरिटी होगी। फोर्थ देखिए, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज, कि भाई फंडामेंटल प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो सेंटर अकेले चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको स्टेट की भी सहमति चाहिए, यूनिलेटरली का मतलब अलोन, अकेले, ठीक है, सेंटर अकेले चेंज नहीं कर सकता। कोर्ट हैज पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर किसके पास होगी, कोर्ट के पास होगी, ठीक है, एंड पावर और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर, कॉन्स्टिट्यूशन को तो देखिए कोर्ट इंटरप्रेट करेगा ही करेगा, साथ के साथ जो पावर है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, मतलब कि सेंटर हो गया, स्टेट हो गया और लोकल गवर्नमेंट हो गई, इनकी जो रिस्पेक्टिव पावर है इसको भी कौन बताएगा कि किसकी पावर क्या है, ये भी कौन बताएगा, कोर्ट ही बताएगा, ओके, कोर्ट बताएगा कि किसकी पावर क्या है, और कोर्ट ही इंटरप्रेट करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि और कोर्ट क्या है, एम्पायर की तरह काम करता है, कि भाई अगर दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या है, कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कोर्ट क्या करेगा, एक एम्पायर की तरह काम करेगा, और फाइनल डिसीजन देने का काम जो है वो कौन करेगा, वो कोर्ट करेगा, क्लियर है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ओके, बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ये अभी हमने पढ़ लिया कि कोर्ट एम्पायर की तरह काम करेगा, हाईएस्ट कोर्ट, जैसे हमारी कंट्री में क्या है, ये सेंटर स्टेट की जो डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, हर गवर्नमेंट के लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के, जैसे सेंटर है, स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट है, इनका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा ये स्पेसिफाई किया गया है, ताकि कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो और हर किसी की अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी हो, क्लियर है, आगे चलते हैं। टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, अब देखो और क्या कर रहा है, जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये क्या करता है, प्रमोट करता है यूनिटी एंड जो प्रमोट करता है बेसिकली यूनिटी ऑफ कंट्री को, ओके, यूनिटी ऑफ कंट्री की, कंट्री के यूनिटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोडक्शन एंड द रिकॉल फॉर द प्रीवियस चैप्टर, तो ये हमने अकोमोडेशन वाले में पढ़ा था, ठीक है ना, बेल्जियम वाले केस में पढ़ा था, रीजनल डाइवर्सिटी, तो ये सब आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल और बेसिक पावर शेयरिंग, ठीक है ना, ये उससे रिलेट करके है। आगे देखते हैं हम, टू काइंड ऑफ फेडरेशन की बात करते हैं यहाँ पर, पहला आता है कमिंग टुगेदर और दूसरा आता है होल्डिंग टुगेदर।
कमिंग टुगेदर और होल्डिंग होल्डिंग टुगेदर दोनों अलग-अलग है। पहले कमिंग टुगेदर देखते हैं। देखिए, कमिंग टुगेदर में क्या बोलते हैं? स्टेट कमिंग टुगेदर, ठीक है? स्टेट एक साथ आते हैं। ये मान लीजिए ये छोटे-छोटे स्टेट है, ठीक है? ये साथ में आएँगे और बिग यूनिट फॉर्म करेंगे। ओके? दे विल कम टुगेदर एंड फॉर्म बिग यूनिट। ओके? बिगर यूनिट फॉर्म करते हैं। सो दैट पूलिंग सोवर्निटी मतलब हर पर्सन, हर स्टेट की अपनी सोवर्निटी होगी। सोवर्निटी का मतलब होता है व्हेन यू आर फ्री टू टेक योर इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन विदाउट एनी फोर्स, और सोर्स ऑफ द पावर आर दी सिटीजन, क्योंकि सिटीजन ही अल्टीमेटली अपने लीडर्स को इलेक्ट करके लेकर आते हैं, उनके पास अल्टीमेट पावर है। तो कहते हैं हर किसी की अपनी अपनी सोवर्निटी है, ये अपनी अपनी सोवर्निटी को पूल करते हैं और बोलते हैं कि भाई मिलकर हम क्या करेंगे, एक बिगर यूनिट बनाएंगे। क्यों? सो दैट वी कैन रिटेन देयर आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। ठीक है ना? यहाँ पर क्या बोला है? पूलिंग सोवर्निटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। तो बेसिकली सोवर्निटी को पूल करके, अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा पूल करके, ये क्या कर रहे हैं? एक बिगर यूनिट बना रहे हैं सो दैट इनकी सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर हो पाए। क्लियर है? और इसका एग्जाम्पल क्या है? यूएस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑल द अब देखो, क्योंकि अब ये चार चार अलग-अलग स्टेट थे, चारों अपने आप इंडिपेंडेंट थे, बिल्कुल पावर मतलब आप कह सकते हैं कि भई चारों इंडिपेंडेंट थे, चारों इक्वल थे। अब जब ये एक साथ आके कोई बिगर यूनिट बना रहे हैं, तो इनकी जो पावर्स होगी ना वो भी सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि इसको ज़्यादा पावर मिलेगी, इसको कम मिलेगी, इसको उससे कम, नहीं। चारों ने मिलकर एक बिगर यूनिट फॉर्म किया है साथ में, तो इसलिए इनकी पावर भी क्या होगी? सेम होगी। तभी आप देखेंगे कमिंग टुगेदर में क्या होता है? इक्वल पावर होती है, ठीक है? यूएस का जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस, वहां पर आप देखेंगे जो 50 स्टेट है यूएस के, सबकी 2-2 सीट जो है वो फिक्स्ड है। ओके? ऐसा नहीं कि भाई किसी एक जो स्टेट है उसको ज़्यादा पावर दे दी, किसी दूसरे को कम दे दी, नहीं, सबकी इक्वल सीट्स है। ओके? जबकि इंडिया के केस में देखेंगे आप, लोकसभा और राज्यसभा में जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, वो पॉपुलेशन टेरिटरी के अकॉर्डिंग अलग-अलग है। अब जैसे वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, इनका देखेंगे नंबर ज़्यादा है लोकसभा के अंदर सीट, जबकि वहीं पर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, मिजोरम, इन सब के, उत्तराखंड के कम है। ओके? नेक्स्ट आ जाते हैं होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में देखिए, नाम से समझ में आ रहा है कि कमिंग टुगेदर में कि भाई एक साथ आ रहे हैं छोटे-छोटे यूनिट। होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि आप, एक बिग यूनिट है, ठीक है? व्हेन अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड द पावर, कि एक बिगर यूनिट है, उसने ये डिसाइड किया कि वो पावर को क्या करेगा? डिवाइड कर लेगा आपस में, ठीक है? ये पावर को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं आपस में। बिगर यूनिट है बट उसने पावर को डिवाइड कर लिया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है? ये क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और इट इज नोन एज द होल्डिंग टुगेदर। मतलब एक बिग यूनिट है, उसने डिसाइड किया कि भाई हम क्या कर लेंगे? पावर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? और ये जो पावर डिवाइड करके छोटे-छोटे एरियाज बनाए हैं, इनको ये स्टेट बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो ये पूरा ओरिजिन हो रहा है, पावर डिवाइड की जा रही है, वो कौन कर रहा है? बिगर यूनिट कर रहा है। तो इसलिए बिगर यूनिट क्या कर सकता है? किसी को नीड के अकॉर्डिंग ज्यादा पावर दे सकता है, किसी को नीड के अकॉर्डिंग कम पावर दे सकता है। ये बिगर यूनिट ने किया है, बिगर यूनिट यहाँ पर सुप्रीम है, तो वो डिसाइड करेगा। इसको बोलते हैं कि होल्डिंग टुगेदर, कि एक बिगर यूनिट है, उसने सारी चीजों को होल्ड करके रख रखा है एक साथ, पावर डिवाइड करने के बाद भी। इसका एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, ठीक है ना? अब देखो आगे क्या बताते हैं, ये एक बार रफ कर लेते हैं, ठीक है? और देखिए यहाँ पर, सो नेक्स्ट देखो क्या बताते हैं कि यहाँ पर क्या है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू मोर पावरफुल। मैंने आपको पहले बताया, बिगर यूनिट अगर डिसाइड कर रहा है, बिगर यूनिट कौन है यहाँ पर? सेंटर है। तो कहते हैं सेंटर के पास ज्यादा पावर होगी, स्टेट के पास कम पावर होगी। इन केस ऑफ इंडिया, वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा के अंदर जो हमारे स्टेट्स है डिफरेंट डिफरेंट, उनकी जो सीट्स है वो क्या है? अलग अलग है, ठीक है ना? तो अनइक्वल पावर होती है, सेंटर ज्यादा पावरफुल होता है, स्टेट कम पावरफुल होता है, और कुछ जो स्टेट्स होते हैं उनको कुछ स्पेशल पावर भी दी होती है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? यहाँ पर आ जाते हैं, ओके। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? तो इंडिया को कौन सी चीज है जो फेडरल बनाती है? ओके, ये क्वेश्चन ना एज इट एज पूछ लेते हैं, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। यहाँ पर प्रैक्टिस का नहीं पूछा। जब आपसे प्रैक्टिस का पूछेंगे तब आपको लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बताना है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सी चीज है जो इंडिया को फेडरल बनाती है, तो ये ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है? 7th शेड्यूल जो है उसमें मेंशन है, ठीक है? 7th शेड्यूल, इसके अंदर ना सेंटर, स्टेट और यूनियन की ना बेसिकली सेंटर, स्टेट की पावर जो है वो डिवाइड करके बता रखी है कि कौन-कौन सी लिस्ट सिस्टम है, किसकी क्या पावर है, और कंकरेंट लिस्ट भी। तो इसके अंदर लिस्ट सिस्टम दिया हुआ है जिसके अंदर सबकी पावर बताई हुई है। तो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की पावर जो है
इसके अंदर डिफाइंड नहीं है, ओके, क्योंकि वो बाद में बनता है 1992 में, इसलिए इसकी पावर यहाँ पर नहीं है, याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, यूनियन लिस्ट जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर के ऊपर क्या करती है, लॉ बनाती है। उसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए, डिफेंस हो गया, ओके, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया। तो ये सब्जेक्ट्स आपको याद करने हैं, पूछ लेते हैं कई बार एमसीक्यू में, ओके। यूनिफॉर्म पॉलिसी कहते हैं कि भाई हमें सेंटर की जरूरत क्यों है, क्योंकि कहते हैं कि भाई ये जो डिफेंस है, ये कंट्री के अंदर करेंसी है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिसके अंदर हमें यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए होती है एज अ कंट्री, ठीक है। और यूनियन लिस्ट कैन आल्सो मेक अलोन कैन मेक द लॉ रिलेटिंग द सब्जेक्ट। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकता है, और इसके अंदर नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मैटर्स है वो आते हैं, जिसके ऊपर हमें कंट्री में यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए होती है। एक दो एग्जाम्पल याद रखिए, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी। क्लियर है। अब देखिए, डिफेंस ऐसा तो नहीं है ना कि दिल्ली का डिफेंस अलग होगा, बंगाल का डिफेंस अलग होगा, उसके लिए हमें यूनिफाइड पॉलिसी चाहिए, ठीक है। करेंसी भी सेम ही होनी चाहिए, तो यूनिफाइड पॉलिसी जहां पर चाहिए होगी वहां पर सेंटर का रोल है। देन स्टेट, अब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉज बना सकता है, और वो उस रिस्पेक्टिव स्टेट के ही अंदर इंप्लीमेंट होगी। एग्जाम्पल, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन, ओके, सिर्फ स्टेट इसके ऊपर लॉ बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट याद रखनी है, इसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, सेंटर वर्सेस स्टेट होता है, तो सेंटर के लॉ को प्रिवेल किया जाएगा, उसके ही लॉ को माना जाएगा, यहाँ लिखा है, ठीक है। इफ द लॉ कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल बी प्रिवेल। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो जीत जाएगा, बाकी दोनों ही लॉ इसके ऊपर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन और सक्सेशन हो गया, ठीक है। मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये याद रख लो, सबसे बेस्ट है। फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, मिलते जुलते, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ऑल दो सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ लिस्ट। अब देखो, वैसे लिस्ट के अंदर मेंशन कर दिया कि ये सेंटर यूनियन लिस्ट है, यूनियन और सेंटर बात एक ही है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और ये कंकरेंट लिस्ट है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स बच गए ना, उसको हम रखते हैं किसके अंदर, रेजिडरी पावर के अंदर, रेजिडरी लिस्ट के अंदर। बची हुई चीज हो, जैसे बोलते हैं ना रेजिडरी, रेजिडरी मतलब जो बच गया, तो रेजिडरी पावर या रेजिडरी लिस्ट का मतलब है जो बच गई है, जो बच गए हैं सब्जेक्ट, उसको इसके अंदर डाल दो, और इसके ऊपर जो पावर होगी वो किसकी होगी, सेंटर की। अगेन याद करिए, हमारा कौन सा है, हमारा है होल्डिंग टुगेदर, है ना, होल्डिंग टुगेदर, इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर। और होल्डिंग टुगेदर में सेंटर जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए अब रेजिडरी लिस्ट या जो भी बच गया वो पावर किसके पास जाएगी, सेंटर के पास जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी, ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह के रेगुलेशन की अगर बात आती है कुछ, तो वो सब सेंटर के पास जाता है। देन आ जाते हैं प्रोविजन इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो प्रोविजन देखिए क्या है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि डू नॉट गिव इक्वल पावर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। पहले ही पढ़ा है कि भाई होल्डिंग टुगेदर है, और होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल क्या है, इंडिया है, जिसके अंदर सेंटर जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है। स्टेट सबऑर्डिनेशन नहीं होता है, बट स्टेट के पास जो होती है लेस पावर होती है एज कंपेयर टू सेंटर। चलिए, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो इंडिया को कौन सी चीज फेडरल कंट्री बनाती है, वो वाला था, ये यही पढ़ रहे हैं ना अभी हम, हाँ अभी हम दूसरे टॉपिक पे नहीं आए हैं, ठीक है। फिर हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, तो इसमें इतना ही था, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आपको ये देखना, जैसे हमने पढ़ा था ना कि भाई कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी होते हैं कुछ स्टेट के लिए, तो इसमें वही बता रहे हैं। जैसे देखिए, अर्लियर जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 371, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है, ड्यू टू देयर एथनिक कॉम्पोजिशन, ओके। यूनियन ऑफ इंडिया, यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर, ठीक है, कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहां पर बहुत कम पावर दी गई है उनको, ओके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, उनको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जा सकता, इसलिए, और ना ही उनको किसी और के साथ मर्ज किया जा सकता है, इसलिए उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया है, ठीक है। बहुत कम पावर है इनके पास, इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मॉल है। देन क्या बोल रहे हैं, मर्ज नहीं किया जा सकता इनको, और क्या है, इसीलिए इनको क्या किया, दिस टेरिटरी डू नॉट हैव पावर ऑफ अ स्टेट, इनके पास स्टेट की पावर नहीं है। इनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हैव स्पेशल पावर टू रन दिस एरिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है किसको, यूनियन टेरिटरीज को। क्लियर है। देन आ जाता है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, इसका एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रख लेना है। क्लियर है। चलिए, फंडामेंटल प्रोविजन ये हमने पढ़ लिया है, ओके। फंडामेंटल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज, ये हमने पहले भी पढ़ा फीचर में। पावर शेयरिंग, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पावर शेयरिंग क्या है, बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इजी टू मेक चेंजेस,
टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, मतलब कि भाई इजी नहीं है, ध्यान रखना है कि इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस, क्योंकि पढ़ा ना अभी हमने यूनिलेटरली कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो सकता। देन द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज द अरेंजमेंट, ये भी पढ़ा, पार्लियामेंट अकेले चेंज नहीं कर सकता है। ओके, एनी चेंज, अगर पार्लियामेंट कुछ भी चेंज करना चाहता है तो उसको एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए होगी और हाफ ऑफ द लेजिस्लेशन से, स्टेट लेजिस्लेशन से उसका अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सेंटर कोई भी लॉ पास करना चाहता है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी और साथ के साथ कोई भी लॉ, मतलब कि कुछ फेडरल चीजों से चेंजेस चाहता है, फेडरल फीचर्स जो है इंडिया के वो चेंज करना चाहता है, तो उसके लिए सेंटर को क्या करना पड़ेगा, 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए और एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स जो है कंट्री के, उससे उसको अप्रूवल भी चाहिए। मतलब अगर 28 है तो एटलीस्ट 14 तो उसको अप्रूव करने ही चाहिए। क्लियर है, जो भी फेडरल चेंजेस हो जाता है। अब आ जाते हैं हम हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ठीक है, ये आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ अलग से नहीं है, एक बार जस्ट इसको रीड आउट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, लैंग्वेज पॉलिसी की हम बात करते हैं, लिंग्विस्टिक पॉलिसी। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई हमारा इंडिया जैसा अभी आपको दिख रहा है, पहले ये ऐसा नहीं दिखा करता था। ठीक है, पहले ये देखो कुछ ऐसे ऐसे स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो कहते हैं पहले ये ऐसा नहीं था, ये बेसिकली एक टेस्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी था और फेडरलिज्म भी। क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, हमारी कंट्री में आप देखेंगे क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन द कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी। कहते हैं हमारी कंट्री में सिर्फ लैंग्वेज के ही बेसिस पे नहीं, बल्कि कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पे भी न्यू जो कंट्रीज है, उन न्यू जो सॉरी स्टेट्स है उनको बनाया गया है। जैसे नागालैंड देख लीजिए, ठीक है, कल्चर के बेसिस पे झारखंड हो गया, उत्तराखंड ज्योग्राफी के बेसिस पे, नागालैंड जो है वो एथनिसिटी के बेसिस पे। ओके, देन देखिए हाउ इज द फेडरलिज्म प्रैक्टिस, तो ये तो आपको दिख रहा है ना, ये न्यू स्टेट्स है, ये मतलब न्यू स्टेट, ये अभी सबसे जो न्यूली स्टेट है वो है हमारा तेलंगाना। ठीक है, 2014 के अराउंड जो है ये न्यू बन के इमर्ज हुआ है। ओके, बाकी आप देख सकते हैं ये न्यू मैप है हमारे इंडिया का और पुराना वाला यहाँ आपको दिख रहा होगा साइड में। ओके, ये वाला 1956 का यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ओके, चलते हैं हम आगे। अब देखो, इतना हो गया हमारा। Some nation leader fear the creation of linguistic state would lead to the disintegration। अब देखो, जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बन रहे थे ना, तो हमारे कुछ लीडर को लग रहा था कि ये डिसइंटीग्रेशन कर देगा। ठीक है, मतलब कंट्री को ब्रेक कर देगा, कंट्री को ना तोड़ देगा, अलग अलग लैंग्वेजेस के बेसिस पे सब अलग अलग हो जाएंगे। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर द सम टाइम, और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ना नहीं चाहती थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे कोई भी न्यू स्टेट बने, क्योंकि उनको ये डर था कि डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा कंट्री का, डिसयूनाइट हो जाएगी कंट्री। आउटकम, बट आउटकम हमें देखने को ये मिला कि लैंग्वेज के बेसिस पे जब हमने न्यू स्टेट का फॉर्मेशन किया तो अल्टीमेटली इसने कंट्री को और ज्यादा यूनाइट किया है। ठीक है, इट हैज आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर, तो और ज्यादा स्ट्रेंथन किया है, और ज्यादा यूनाइट किया है और एडमिनिस्ट्रेशन को इजियर कर दिया। क्लियर है, तो जो हमारे जो लीडर्स थे जो सोच रहे थे कि डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ओके, फिर देखिए सेकंड आता है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी। ओके, कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज जो है, एनी वन लैंग्वेज इज हिंदी आर नेशनल लैंग्वेज, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हिंदी वाज आइडेंटिफाई एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऐसा नेशनल लैंग्वेज का नहीं है बट ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं कि हिंदी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, 21 हिंदी के अलावा, बिसाइड हिंदी 21, अगर हिंदी को कैलकुलेट कर ले 22, तो कहते हैं हिंदी के अलावा ना 21 और ऐसी लैंग्वेज है जिनको शेड्यूल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब यहाँ पर क्या है, अ कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन, अगर सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो इस 22 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में वो एग्जामिनेशन दे सकता है। वो बाउंड नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में ही दे। जो भी लैंग्वेजेस 12 इस शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर एडेड है, उसमें से किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए जो एग्जाम वगैरह निकाले जाते हैं, ठीक है, किसी वैकेंसी को फिल करने के लिए एग्जाम निकाली जा रही है, उसके अंदर वो बैठ सकता है और इन 22 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर एग्जाम दे सकता है। ओके, स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, और स्टेट की भी अपनी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह होती है। अब हिंदी और इंग्लिश को लेकर हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। जो साउथ वाले हैं वो बेसिकली हिंदी से थोड़ा सा दूर रहते हैं, ठीक है ना, मतलब उनकी वो रीजनल लैंग्वेज नहीं होती, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द हिंदी, तो इसलिए जनरली वो क्या करते हैं, हिंदी को अवॉइड करते हैं, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ओके,
that is not a problem. Okay, the leader of our country adopted a very cautious attitude, ठीक है, spreading the use of Hindi. According to the constitution, use of English for official purpose was to stop 1956. Constitution के according English का जो official use है वो 1956 में ही close कर दिया गया. Many non-Hindi speaking state demanded the use of English continue. अब देखो, जब इंग्लिश को स्टॉप कर दिया गया ऑफिशियली पर्पस के लिए यूज करने के लिए, तो साउथ वालों को प्रॉब्लम होनी थी क्योंकि वो हिंदी नहीं यूज कर सकते थे. ओके, तो वो एजिटेट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि भाई इंग्लिश को कंटिन्यू करो, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी. ठीक है, तो फिर क्या होता है, इन तमिलनाडु आप देखोगे मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री करती है कि वो इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस, कि ठीक है इंग्लिश भी करिए बट हिंदी भी कंटिन्यू रहेगा. देन लास्ट वाला देखिए, प्रमोशन ऑफ हिंदी टू बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, ऑफ इंडिया, राइट और रॉन्ग. प्रमोशन डज नॉट मीन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज. अब कहते हैं प्रमोशन जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा ही हिंदी को प्रमोट करती है. अब हिंदी को प्रमोट करना सही है या नहीं है, ठीक है, ये अलग चीज है. बट ये बोलते हैं कि प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी को इम्पोज करेंगे. अगर साउथ वाले हिंदी के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसके ऊपर उसको इम्पोज मत करिए, उनकी मर्जी है. ठीक है, उनका जो रीजनल लैंग्वेज है, उनको ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश रखनी है वो रखने दीजिए, आप उसके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते उस चीज को. ओके, then the flexibility shown by the Indian political leader help our country avoid the kind of situation श्रीलंका फेस. कहते हैं कि भाई हमारी कंट्री के जो लीडर है वो इतने मिच्योर तरीके से बिहेव करते हैं उस समय पे कि उन्होंने इन चीजों को इम्पोज नहीं किया, और क्योंकि हमने इम्पोज नहीं किया, पावर को शेयर किया है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि श्रीलंका में जैसी कंडीशन बनती है वो कंडीशन हम यहाँ पर अवॉइड करते हैं, हम नहीं बनने देते हैं. ओके, देन देखिए थर्ड वाला है सेंटर स्टेट रिलेशन. सेंटर स्टेट रिलेशन की अगर आप बात करेंगे तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग द पावर वर्क रियलिटी डिपेंड टू द लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज लीडर फॉलो दिस अरेंजमेंट. कहते हैं कि भाई अगर सेंटर में कोई गवर्नमेंट आ गई है और स्टेट में कोई गवर्नमेंट आ गई है, ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो सारे प्रोविजन मेंशन है, लेकिन आप उसको रियलिटी में कैसे यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है. जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कैसे उसके साथ डील कर रही है वो डिपेंड करता है. कहते हैं 1990 से पहले सेंटर स्टेट के रिलेशन कैसे थे, ये फाइटिंग वाले, फाइट कर रहे हैं ना एक दूसरे से, फाइटिंग वाले. ठीक है, मान लीजिए ये सेंटर है, ये स्टेट है, और ये आपस में लड़ रहे हैं. 1990 के बाद क्या हो गया, दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, फ्रेंड, ये दोनों फ्रेंड्स बन गए, ये सेंटर है और ये स्टेट है, दोनों फ्रेंड बन गए. क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या होता है 1990 के बाद आप देखते हो कि कोलिएशन गवर्नमेंट आना जो है वो स्टार्ट हो जाती है. यहाँ पर अभी हम देखेंगे. ओके, 1990 से पहले सेम पार्टी रूल बोथ द सेंटर एंड स्टेट मोस्ट ऑफ द स्टेट. This means that the government did not exercise their right as autonomous federal unit. Center would often misuse the constitution to dismiss the state. तो यहाँ पर देखो सेंटर क्या करती थी, कई बार मिसयूज करती थी अपने पावर को डिसमिस करने के लिए स्टेट को, इसीलिए सेंटर और स्टेट में लड़ाई हो रही है. ओके, दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. या तो सेंटर स्टेट को उसका जो पावर है वो यूज ही नहीं करने दे रही है, डिसमिस कर दे रही है, या फिर अगर सेंटर और स्टेट में सेम ही पॉलिटिकल पार्टी है, मान लीजिए एबीसी और यहाँ पर भी एबीसी, तो बेसिकली जो स्टेट अपना ऑटोनॉमस जो फेडरल राइट्स है वो यूज ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि सेंटर ही उसको कंट्रोल करे जा रही है. तो ये सिचुएशन थी. बट 1990s के बाद आप देखोगे राइज द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट. ठीक है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज राइज होती है, स्टेट पार्टीज वगैरह बनती है. दिस वाज आल्सो ब्रिंगिंग द एरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट. ठीक है, कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होती है कि भाई किसी को भी जो ना क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है, मेजोरिटी नहीं मिली है. अब क्योंकि किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है, मान लीजिए कि भाई गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको 51 सीट चाहिए था. अब ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है, ये सी पार्टी है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सी पार्टी है. ए को मान लीजिए 51 चाहिए था आपको, 100 में से 51 चाहिए था. अब ए को मिल गए हैं यहाँ पर 11, इसको 20 मिल गए हैं, और इसको कितने मिल गए हैं, इसको मिल गए हैं 20. ठीक है, 40 और 50 51. अब देखो किसी को भी अकेले 51 नहीं मिला है, तो ऐसे में क्या करेंगे, ये तीनों ही पार्टी आपस में कोलिएशन बनाएंगे, और कोलिएशन बना के फिर क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो गवर्नमेंट किसकी फॉर्म होगी, ए बी सी टुगेदर की फॉर्म होगी. एबीसी टुगेदर मतलब कोलिएशन गवर्नमेंट, और ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, 51 का क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे. ये होती है कोलिएशन गवर्नमेंट. अब क्योंकि कोलिएशन गवर्नमेंट है तो लड़ तो नहीं सकते ना, इनको मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा, डिसीजन मिलजुल कर ही लेना पड़ेगा. देन आगे चलते हैं.
सिंस नो सिंगल पार्टी, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी सिंगल पार्टी को नहीं है तो फिर नेशनल पार्टी हैड टू अर्लियर अलायंस, ठीक है, मेनी पार्टीज एंड रीजनल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब ये जो रीजनल पार्टी भी हो सकती है और ये सेंटर मतलब सेंटर वाली जो पार्टी है वो भी हो सकती है, वो अलायंसेस बना के बेसिकली फिर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ओके, देन आते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन पे। डिसेंट्रलाइजेशन का पहले आप देख लीजिए कि इसका डेफिनेशन क्या है। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से पावर लेंगे आप और स्टेट से पावर लेंगे, और ये आप किसको ट्रांसफर कर दोगे, लोकल गवर्नमेंट को। तो जब सेंटर और स्टेट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दी जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और वैसे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है नो कंसंट्रेशन ऑफ द पावर, कि पावर जो है ना वो किसी एक के पास कंसंट्रेट नहीं है, वो डिवाइडेड है, शेयर्ड है। ओके, तो नो कंसंट्रेशन ऑफ द पावर, पावर किसी एक के पास नहीं है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इधर अगर आप डेफिनेशन देखो, सेंटर और स्टेट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को देना ही डिसेंट्रलाइजेशन है। ओके, इसके कुछ फीचर्स देखते हैं जल्दी से। अब देखो क्या बोलते हैं कि भाई जो लोकल प्रॉब्लम्स होती है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द प्रॉब्लम इशू, ठीक है, जो बेस्ट बेस्ट तरीके से सॉल्व की जा सकती है लोकल लेवल पे। अब आप खुद सोचो, आप अपने एरिया की प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से समझते होंगे फिर, या फिर जो आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए एमपीज वगैरह हैं वो समझते होंगे, है ना। आपका जो लोकल लीडर होगा वही तो समझता होगा ना, या फिर जो आपके एरिया का जो लीडर होगा वो समझता होगा। पीएम को नहीं पता होगा कि आपके पर्टिकुलर एरिया में क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई जो लोकल लेवल है, लोकल लेवल के जो लोग हैं, लोकल प्रॉब्लम्स को वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं, ठीक है, और वो उसका ज्यादा बेटर तरीके से नॉलेज रखते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उनके पास बेटर आइडिया है हाउ वेयर टू स्पेंड मनी, ठीक है, मैनेज थिंग्स, कि कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ पर कैसे मैनेज करना है ताकि वो इफिशिएंटली मैनेज हो पाए। ओके, people to directly participate in decision making। अब कहते हैं at the local level it is possible for the people to directly participate in decision making। कहते हैं लोकल लेवल पे ये पॉसिबल है कि आप ना डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग के अंदर लोगों को पार्टिसिपेट करवा लो। मान लीजिए आपके एरिया में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप डिसीजन लेना है, तो आपके एरिया के लोग आके वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि नंबर्स जो है वो कम होंगे, छोटा है। ओके, दायरा। देन दिस हेल्प टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। कहते हैं कि भाई अगर आप लोकल गवर्नमेंट बना रहे हो तो बेसिकली आप डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को एनहांस कर रहे हो, ठीक है, इनकलकेट कर रहे हो लोगों के अंदर। देन डिसेंट्रलाइजेशन पावर विच वर नॉट वेरी मच सक्सेसफुल। कहते हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, देयर वर सेवरल अटेम्प्ट, लेकिन वो पहले बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे। पंचायत म्युनिसिपैलिटीज जो है वो सेटअप करी गई थी ऑल स्टेट्स के अंदर। इलेक्शन जो है वो रेगुलरली हेल्ड नहीं होते थे, ठीक है। कई बार जो है स्टेट का कंट्रोल होता था बहुत ज्यादा लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर कई बार स्टेट जो होती थी ना वो पावर ही नहीं शेयर करती थी लोकल गवर्नमेंट के साथ। देन लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। और जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास खुद की पावर और रिसोर्सेज होते ही नहीं थे। अब अगर खुद की पावर और रिसोर्सेज है ही नहीं तो वो काम नहीं कर सकती लोकल लेवल पे। ओके, देन देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, इसीलिए अब क्योंकि ये सब कुछ इनफॉर्मल तरीके से कर चल रहा था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी चीजें नहीं थी यहाँ पर। ओके, तो इसीलिए 1992 में मेजर स्टेप लिया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 1992 के अंदर। 73rd जो है वो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है और ये क्या है, ये म्युनिसिपल कोऑपरेशन से रिलेटेड है। ये सिटीज के बारे में बात करता है, ठीक है, सिटी अर्बन एरिया। ओके, और ये जो है ये जो रूरल एरिया है उसके बारे में बात करता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल दिया गया, यहाँ पर बोल दिया गया कि इट इज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर लोकल बॉडीज इलेक्शन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अब मेंशन कर दिया गया तो बोला गया कि भाई रेगुलर इलेक्शन किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं, आपको रेगुलर इलेक्शन करने पड़ेंगे। ओके, और बोला गया कि भाई सीट जो है वो रिजर्व की जाएगी किसके लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए। ओके, 1/3 जो सीट है वो वुमेन्स के लिए भी रिजर्व की जाएगी। ओके, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल स्टेट इलेक्शन फॉर्म किया जाएगा। ओके, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म किया जाएगा जिसका काम होगा पंचायत और म्युनिसिपल कोऑपरेशन के इलेक्शन करवाना। ओके, देन स्टेट रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। अभी ऊपर क्या पड़ा कि भाई इनफॉर्मली तरीके से काम कर रहे थे, वो लोग पावर वगैरह कुछ शेयर नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पर बोला गया कि आपको पावर शेयर करनी पड़ेगी और रेवेन्यू भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, तो पावर शेयर हो रहा है बेसिकली। अब देखो ये थोड़ा सा रह गया बस हमारा लास्ट का, ठीक है, फिर ये हमारा खत्म है, एंड है बस हमारा चैप्टर का, थोड़ा सा रह गया है बस। ओके, तो यहाँ पर देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बोलते हैं
कि रूरल लोकल गवर्नमेंट और जब पंचायती राज बोल सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो विलेजेस में होता है। अर्बन एरिया में क्या होता है, म्युनिसिपल कोऑपरेशन होता है। ओके, देन यहाँ देखते हैं रूरल गवर्नमेंट का, देखते हैं पहले। सबसे पहले रूरल गवर्नमेंट में क्या आता है ना, आप ऐसे याद रख लीजिए पिरामिड बना के, सबसे नीचे आएगा ग्राम पंचायत, फिर आता है ब्लॉक, ब्लॉक या जिसको आप मंडल बोलते हो, और सबसे ऊपर जो आता है वो जिला परिषद आता है। ओके, ये मैंने आपको वैसे बताया, ये जब आप जो है ये डाउन टू अप जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे अप टू डाउन जा रहे हैं तो फिर आपको ऐसे बनाना, इन्वर्टेड करके बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि नंबर्स जो है वो उस हिसाब से कम होते जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के नंबर कम होंगे, ब्लॉक के उससे ज्यादा होंगे, और फिर ग्राम पंचायत के उससे ज्यादा होंगे, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं ग्राम पंचायत। ये इधर देख लेते हैं, ग्राम पंचायत की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट। तो ग्राम पंचायत पंचायत कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ विलेजेस से मिलकर बनता है ग्राम पंचायत। ओके, दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग सेवरल वार्ड मेंबर, ठीक है, ऑफन कॉल्ड पंच। अब ये काउंसिल होती है ग्राम पंचायत। ओके, अब इसके अंदर क्या आते हैं, वार्ड आते हैं, वार्ड मेंबर आते हैं, और इन्हीं वार्ड मेंबर को हम क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। ओके, एंड प्रेसिडेंट टू दिस सरपंच, और इसका जो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट, ओके, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं सरपंच। क्लियर हो गया। देन देखो आगे चलते हैं। ओके, इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये पूरी क्या होती है, इंटायर विलेज के लिए डिसीजन मेकिंग होती है। पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ओके, तो ये जो पंचायत होती है ये क्या होती है, ग्राम सभा के अंदर ही काम करती है, और ग्राम सभा जो है वो सुपरवाइज करता है पंचायत को, और इंटायर विलेज जो है वो इसके मेंबर होते हैं। देन देखिए यहाँ पर कि ग्राम सभा इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल अडल्ट वोटर, जितने भी अडल्ट वोटर होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, और एटलीस्ट उनको 2 से 3 बार मिलना एक साल में कंपलसरी होता है। एनुअल बजट पास करते हैं, और ये देखते हैं कि ग्राम पंचायत काम कैसे कर रही है, उसके परफॉर्मेंस की देखरेख करते हैं, रिव्यू करते हैं परफॉर्मेंस को। क्लियर है, ग्राम सभा के काम आपको पता लग गए, ठीक है, कि बजट, एनुअल बजट पास करती है और पंचायत की परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है, और एटलीस्ट 2 से 3 बार जो है मीटिंग इनके लिए जरूरी होती है, मीटिंग। ओके, चलिए, देन ये आपको मैंने ऊपर ही बता दिया कि सबसे नीचे लेवल पे ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक या मंडल पंचायत समिति होती है, देन जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट, अब ये वही है कि आप अप से डाउन जाएंगे तो फिर आप सबसे ऊपर ग्राम पंचायत लिखेंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, देन पंचायत समिति, ब्लॉक, मंडल, और फिर जिला परिषद। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्यू ग्राम सभा। जैसे हमने देखा ना कि विलेजेस से मिलकर ग्राम सभा बन रही थी, तो फ्यू ग्राम सभा को मिला के हम क्या बनाते हैं, फॉर व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड द पंचायत समिति, ठीक है, जिसको हम ब्लॉक भी बोलते हैं और मंडल भी बोलते हैं। ओके, द मेंबर ऑफ दीज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द ऑल पंचायत मेंबर। अब ये जो मंडल होता है, यहाँ पर जो लोग है वो उनको कौन इलेक्ट कर रहा है, ऑल पंचायत मेंबर मेंबर इन दैट एरिया। तो जितने भी पंचायत मेंबर होते हैं उस एरिया के, वो ब्लॉक या फिर मंडल समिति के लोगों को इलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सॉरी, all the panchayat samiti or the mandal in a district together constitute the जिला परिषद। अब कहते हैं देखो यहाँ पर सबसे पहले आ गया विलेजेस, विलेजेस से मिलकर क्या बना, ग्राम सभा, ग्राम सभा। अब यहाँ पर और भी इसी तरीके की ग्राम सभा होगी, ठीक है। तो इन ग्राम सभा से मिलकर हमारे पास क्या बन रहा है, मंडल बोल देती हूँ मैं, चलो आप ब्लॉक भी याद रखना, मंडल। अब यहाँ पर बहुत से मंडल्स वगैरह होंगे जिनसे मिलकर क्या बनेगा, डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद। क्लियर है, यहाँ पर देखो ऑल द पंचायत समिति और द मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। तो एक जिला के अंदर जितने भी मंडल वगैरह है वो उसके अंदर आ जाएंगे, तो मंडल और मंडल जो है कॉन्स्टिट्यूट करके क्या बनाते हैं, जिला परिषद। ओके, मोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, जिला परिषद में भी ज्यादातर जो लोग हैं वो इलेक्टेड होते हैं। मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सम अदर ऑफिशियल ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो कहते हैं जो अदर ऑफिशियल लेवल डिस्ट्रिक्ट के, अदर ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, और लोकसभा और एमएलए वगैरह भी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपी, लोकसभा मतलब एमपी। ओके, ये एमपी। देन देखिए ये हो गया, बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर। ओके, जो भी ऑफिशियल बॉडीज होती है, और जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है, किसका, जिला परिषद का। चलिए अब आ जाते हैं अर्बन पे। अर्बन पे देखो क्या बोलते हैं
कि अर्बन में इन्होंने क्या बोला है कि म्युनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन्स, ठीक है, अलग अलग होते हैं म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कोऑपरेशन। म्युनिसिपैलिटीज टाउन्स में होते हैं और बिग सिटी के अंदर एम सी ये कितने आ जाएगी बिग सिटी में, मतलब म्युनिसिपल कोऑपरेशन बिग सिटी में होगी और जो टाउन्स है वहां पर म्युनिसिपैलिटीज होगी। बोथ म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपल कोऑपरेशन जो है वो कंट्रोल्ड होती है बाय द इलेक्टेड बॉडी, ठीक है, इलेक्टेड बॉडी होती है जो म्युनिसिपल कोऑपरेशन और म्युनिसिपैलिटीज दोनों को कंट्रोल करती है। म्युनिसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्युनिसिपैलिटीज का, ओके। इन अ म्युनिसिपल कोऑपरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर, और कहते हैं म्युनिसिपल कोऑपरेशन में जो ये हेड होता है वो कौन कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं, ओके। डिफिकल्टीज फॉर द लोकल गवर्नमेंट, अब देखो लोकल गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्टी क्या क्या है, तो कहते हैं भाई 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हमारी कंट्री में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के अंदर, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लोकल गवर्नमेंट को मिला हुआ है, ठीक है, डीपन करने के लिए डेमोक्रेसी को, कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को डीपन करता है। ऑल्सो इंक्रीज द वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन, बट चैलेंजेस क्या है, ये ना पूछा हुआ भी है तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कहीं आप सोचो कि भाई बुक के एंड में छोड़ देते हैं, नहीं, ये पढ़ के जाना है कि इलेक्शन जो है वो रेगुलरली हेल्ड नहीं होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने के बाद भी कई बार इलेक्शन रेगुलरली हेल्ड हेल्ड नहीं होते हैं, कहाँ, ग्राम सभा में, ठीक है। देन मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर, कि भाई स्टेट ने अभी तक लोकल गवर्नमेंट को जो इम्पोर्टेंट पावर है वो दी ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये एक चैलेंज है। देयर आर नॉट गिवन एडुकेट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज रेवेन्यू जो देने चाहिए वो अभी तक नहीं ट्रांसफर किए हैं स्टेट ने लोकल गवर्नमेंट को। वी आर दस स्टिल लॉन्ग वे फ्रॉम द रियलाइजिंग द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और इसलिए बोलते हैं कि भाई अभी भी ना हम अपने सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडिया है उससे काफी दूर है, ओके। तो इसीलिए हमें और अभी काम करने की जरूरत है, इसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये लास्ट में आ जाता है हमारा माइंड मैप, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैं इसे अपलोड कर दूंगी, ओके, अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, ये है, यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैं वहां पर एक बार अपलोड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड करके ना रिवीजन के लिए इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा चैप्टर, 40 मिनट्स ऑलमोस्ट, तो ये कंप्लीट हो गया है। कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं इसको, ओके। और एग्जाम से पहले मेक श्योर कि आप ये सारी वीडियोस देख लें और जो टॉपिक स्पेसिफिक वीडियोस है वो भी देख लें। लाइक श्रीलंका का टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाकर उसको भी देख सकते हैं। और चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो आप एक बार उसको भी देख लीजिए, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक